अच्छा बच्चे, इस तरह है ना हमारे पास के हमारे पास जिस तरह आज का जो टॉपिक है ये वो नंबर थ्योरी का हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर थ्योरी की डेफिनेशन क्या है बेसिकली। देखिए, नंबर थ्योरी की तो कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जिस तरह यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है कि ये हम इसकी हमारे पास कोई ऐसी खास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मतलब लिखा हुआ है कि देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन फॉर इट, बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वी कैन डिफाइन इट। मतलब नंबर थ्योरी को आप ज्यादा कोई प्रॉपर तरीके से डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसके डेफिनेशंस पढ़ते जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे, तो हमें ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब बात क्या है इसमें। इसमें हमारे पास देखें, मैंने जिस तरह बताया कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। मतलब इसमें जो हम बात करेंगे वो इंटीजर्स के बारे में बात होगी। इसमें किसी भी किस्म के रियल नंबर मतलब डेसिमल नंबर्स की कोई बात नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। ठीक है, मतलब जिस तरह कैलकुलस है, तो कैलकुलस में नॉर्मली हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या इमेजिनरी नंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करते होते। इसी तरह हमारे पास ये नंबर थ्योरी का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम ये मतलब डेसिमल जो नंबर्स हैं, मतलब जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो रियल नंबर में जो डेसिमल नंबर्स हैं ना, उनको हम इन्वॉल्व नहीं करते। इसमें जो जिक्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स का जिक्र होगा। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स के बारे में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई आपसे नंबर की डेफिनेशन पूछ ले, तो नंबर की डेफिनेशन में से मैंने यहाँ लिखी हुई है कि नंबर बजाते खुद क्या है, एक सिंबल है जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है ना, लेकिन इसको भी हम एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब नंबर एक सिंबल जो एक अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इसकी भी कोई हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है एक तरह से। बाकी सेट सेट ये तो चीजें आप कुछ पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये आपकी वैसे आसानी के लिए याद दहानी के लिए लिखे हैं। हम इसमें जो स्टार्ट लेंगे ना, वो रिलेशन से लेंगे। मतलब अगर आपसे कोई सेट पूछे तो वही ना कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट हमारे पास सेट है। नेचुरल नंबर वही सेट इंटीजर्स जो 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर ऐसे इंटीजर्स जो 0 से शुरू होते हैं। बाकी ऑड नंबर, इवन नंबर या प्राइम नंबर से आप वाकिफ हैं। रेशनल इरेशनल से आप वाकिफ हैं। अब हम असल चीज जो अभी हम बाकायदा सब्जेक्ट का आगाज कर रहे हैं, वो हम इस टॉपिक रिलेशन से आगाज कर रहे हैं। रिलेशन के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों, सेट ए और सेट बी, ये अगर हमारे पास एक मतलब दो सेट्स हों, अगर हम रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम डिफाइन करते हैं सेट ए से लेकर सेट बी तक। ठीक है, अब सेट ए से लेकर सेट बी तक रिलेशन होता क्या है, किस चीज को हम रिलेशन कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है विच कैन आइदर बी ट्रू और आइदर फॉल्स टू ईच ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब देखें, जब हम सेट ए और सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्रॉस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ से मतलब हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब हम सेट ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास क्या होता है, उसमें अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह से रिलेशन होगी कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के हर ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास क्या होगी, ठीक होगी। मतलब इसके लिए क्या होगी, एक तरह से वो ठीक होगी, हर सूरत ठीक होनी चाहिए। ठीक हो गया ना। मतलब ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, एक ए बी। मतलब ऑब्वियसली आपको मालूम है कि जब हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है तो उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम इस ऑर्डर पेयर में रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो रिलेशन हमारे पास या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन इस हर ऑर्डर पेयर के लिए, मतलब ए क्रॉस बी के हर ऑर्डर पेयर के लिए वो रिलेशन या तो ट्रू होनी चाहिए या वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए। अगर ऐसी बात हो तो उसको हम लिखते हैं कि ए आर बी, मतलब सेट ए जो है, पॉइंट ए जो है वो रिलेटेड है वो पॉइंट बी से। मतलब पॉइंट ए इज रिलेटेड टू पॉइंट बी, इसको हम लिखते होते हैं ए आर बी। और अगर वो रिलेशन ना हो, मतलब बात ठीक ना हो, तो फिर हम लिखते हैं कि ये रिलेशन फिर किसके लिए होती है, मतलब ये रिलेशन होती है एक तरह से नहीं ट्रू। मतलब अगर रिलेशन ट्रू ना हो हमारे पास, मतलब अगर बात ठीक हो, इस ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास क्या है, बात ठीक हो, तो हम कहते हैं कि सेट पॉइंट ए इज रिलेटेड टू पॉइंट बी। लेकिन अगर बात ठीक ना हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि पॉइंट ए इज नॉट रिलेटेड टू पॉइंट बी। और फिर अगर रिलेशन हो तो उसको हम ए आर बी लिखते हैं, और अगर रिलेशन ना हो तो फिर उसको हम ए आर बी और आर के ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, डैश लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी।
और अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हमारे पास क्या हो, एक जैसे हों, तो फिर उन सेट्स उन पर जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास दो एक जैसे सेट्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या हैं, दो एक जैसे सेट्स हैं, तो उन पर जो रिलेशन डिफाइन होगी वो एक तरह से इसी तरह से होगी कि आप जब दो एक जैसे सेट्स हैं तो उन पर रिलेशन किस तरह से डिफाइन होगी, वो उस रिलेशन पर ही, उस सेट पर ही वो रिलेशन डिफाइन होगी। मतलब कहने का ये है ना कि अगर देखिए मेरे पास ये सेट ए है, तो इसके ऊपर अगर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हम ए क्रॉस ए की शक्ल में डिफाइन करेंगे, मतलब ए क्रॉस ए की शक्ल में वो हम एक तरह से रिलेशन डिफाइन करेंगे, मतलब सेट ए पर ही हम रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। ठीक हो गया ना? अगर दो सेट्स एक जैसे हो, मतलब दो सेट्स एक जैसे सेट्स हो, तो फिर उन पर जो रिलेशन है, मतलब उस सेट पर जो रिलेशन है वो उसी सेट पर डिफाइन होती है, मतलब सेट ए टू ए वो रिलेशन डिफाइन होती है। लेकिन बहरहाल इस बात का मतलब क्या है? मतलब इस बात का यही है कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हों, उनकी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तरह से दो सेट्स ए और बी हैं, और उनकी हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो उस पर अगर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो ऐसी बात होगी, वो ऐसी स्टेटमेंट होगी जो या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन ए क्रॉस बी की हर ऑर्डर पेयर के लिए ट्रू या फॉल्स होगी। अगर रिलेशन ट्रू होती हो तो हम लिखते हैं कि पॉइंट ए जो है वो रिलेटेड है पॉइंट बी के लिए, और अगर रिलेशन ट्रू ना हो तो फिर हम कहते हैं कि पॉइंट ए जो है वो रिलेटेड नहीं है पॉइंट बी के लिए। जिस तरह अगर फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 और सेट बी इज इक्वल टू ए बी, तो अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह होता है इसका, हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारे पास 1a 1b 2a 2b। तो इसके लिए हम फिर लिखते हैं, मतलब 1a अब रिलेशन है, 1b रिलेशन है, 2a 2b ये सारे रिलेशन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू a एंड 1 इज रिलेटेड टू b। इसी तरह 2 इज रिलेटेड टू a एंड 2 इज रिलेटेड टू b। ठीक है, इस तरह हम लिखते होते हैं। और अब अगर फर्ज, हाँ, अगर हम ये कहें कि 1 तो ए से रिलेटेड है, लेकिन फर्ज करें अगर कोई ऐसा 1 सी के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सी जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट दूर की बात, वो इन दोनों सेट में मौजूद ही नहीं है, मतलब पॉइंट सी जो है वो सेट ए या सेट बी में मौजूद नहीं है। तो फर्ज करें अगर मैं एक पॉइंट सी ले लेता हूं, मैं सी पॉइंट ले लूं, तो सी पॉइंट जो है ना तो वो सेट ए में मौजूद है ना वो सेट बी में मौजूद है, तो वो एक तरह से किसी पॉइंट के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये, अब आगे इसको हम एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अगर a माइनस बी फर्ज करें रिलेशन की को, अब हम और कैसे तरीके से बयान कर सकते हैं, तो उसके तरीके हमारे पास ये हैं कि अगर फर्ज करें a और b हमारे पास एक इंटीजर्स हैं, तो फर्ज करें अगर a और b का डिफरेंस इंटीजर हो तो हम कह सकते हैं कि a रिलेटेड है b के लिए। फॉर द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, फॉर द केस ऑफ माइनस, अगर हम दो इंटीजर ए और बी ले लेते हैं और उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन से अगर हमारे पास इंटीजर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी से रिलेटेड है। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम यही कहेंगे कि पॉइंट ए पॉइंट बी से रिलेटेड नहीं है, मतलब दो इंटीजर्स ले लिए, उनकी रिलेशन अगर हम सब्ट्रैक्शन से चेक करते हैं तो अगर दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन से इंटीजर आता है तो पॉइंट ए पॉइंट बी से रिलेटेड है। अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो फिर हम यही कहेंगे कि पॉइंट ए पॉइंट बी से रिलेटेड नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो अब इसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ते हैं और साथ साथ हम इसकी एग्जांपल भी। रिलेशन हमारे पास तीन तरह की रिलेशंस होती हैं। एक रिलेशन होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक रिलेशन होती है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, एक रिलेशन होती है हमारे पास ट्रांसिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्या मुराद है? याद रखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइन की जाती है, मतलब अपने आप पर सेट पर ही एक तरह से डिफाइन की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम एक रिलेशन लेते हैं सेट ए पर ही, मतलब ए क्रॉस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट पर अगर हम एक रिलेशन ले लें तो वो किस तरह से होगी कि अगर हम उस सेट ए से एक पॉइंट ले लें तो वो पॉइंट अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर पॉइंट को अपने आप के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम दो मुख्तलिफ पॉइंट्स नहीं ले सकते, बल्कि हम एक ही पॉइंट लेंगे और उस एक पॉइंट को अपने आप के साथ ही रिलेटेड होना पड़ेगा। हम मुख्तलिफ पॉइंट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं ले सकते, बल्कि एक ही पॉइंट लेंगे और उस एक ही पॉइंट को अपने आप के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कैसे, क्या मतलब क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड कलर में लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन ये कहता है
कि क्या हर तरह की रिलेशन सेट ए में हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगी। मतलब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी सेट ए पर, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लें, किसी भी किस्म की रिलेशन आप सेट ए पर डिफाइन कर लें, तो क्या वो हमेशा सेट ए पर रिफ्लेक्सिव ही होगी? तो इसका जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है कि हर तरह की रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर तरह की रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव हो। जवाब इसका क्या है? नो, आंसर नो है। लेकिन कोई पूछे कि क्यों नो, क्यों हर तरह की रिलेशन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होती? तो फर्ज करें अगर हम रिलेशन लेते हैं इनइक्वालिटी के हिसाब से, ग्रेटर देन के हिसाब से अगर हम रिलेशन लेते हैं, मतलब कोई रिलेशन हम डिफाइन करना चाहते हैं लेकिन ग्रेटर देन के हिसाब से अगर हम रिलेशन डिफाइन करें तो वो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होती। ग्रेटर देन वाली रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होती। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि कोई भी पॉइंट, अब हम ये तो नहीं कह सकते, अगर फर्ज करें हमने एक इंटीजर ले लिया, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि a इज ग्रेटर देन a। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a इज इक्वल टू a। तो मतलब ये रिलेशन फिर तो नहीं हुई ना एक तरह से। तो इसलिए मतलब कोई भी इंटीजर अपने आप से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए ग्रेटर देन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनाएगा। हाँ, अगर ये हम इक्वल टू लेते ना, अगर हम ये इक्वल टू लेते हैं तो फिर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा, क्योंकि हर सेट हर पॉइंट जो है वो अपने आप के बराबर होता है, लेकिन कोई भी पॉइंट अपने आप से बड़ा कतन नहीं होता। ठीक हो गया जी। फिर ये तो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर एक हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब देखें, एक तरह से अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, वो इस तरह से भी है कि अगर हम एक आपके सामने शीशा है, ठीक है ना, शीशा है, आप शीशे को थोड़ा रोटेट भी कर दो ना, तो एक तरह से मतलब आप शीशे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ठीक है, तो भी आपको अपना चेहरा नजर आता है एक तरह से। वो और बात है कि चले शीशे में हमारा दायां तरफ जो है वो बायां नजर आता है और बाएं तरफ जो है दायां नजर आता है, लेकिन अगर आप शीशे को रोटेट कर लो तो आपको अपना चेहरा नजर आता है। तो ये क्या सिमेट्री है, एक तरह से सिमेट्रिक वाली बात है, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में आप सिमेट्रिक को कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिक्स में आप इस तरह से डिफाइन करोगे कि एक रिलेशन है वो सेट ए पर सिमेट्रिक होगी। अगर हम दो पॉइंट्स ले लें ए और बी, तो अगर ए रिलेटेड है बी को, तो फिर हम उसका मतलब ये होना चाहिए कि बी भी रिलेटेड हो ए को। मतलब अगर फर्ज करें ए की रिलेशन बी के साथ है, तो बी की रिलेशन भी फिर हमारे पास ए के साथ हर सूरत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अगर ए रिलेटेड है बी को, तो सिमेट्रिक केस में फिर बी को भी रिलेटेड होना चाहिए ए के साथ। मतलब आप समझ लें कि ये टाइप ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए रिलेटेड है बी को, तो बी को भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब वही सवाल फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हर तरह की रिलेशन सिमेट्रिक हो सकती है? तो इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि वही बात कि अगर हम दो इंटीजर्स ले लें ग्रेटर देन के हिसाब से, तो अगर 0 1 से बड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1 भी 0 से बड़ा है, बल्कि 1 तो 0 से मतलब सॉरी, अगर ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट है, 0 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 भी 0 से छोटा है, बल्कि 1 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो इसलिए एक बात तो ये, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये लेस देन है और ये भी हमारे पास लेस देन है। तो लेस देन की रिलेशन लेते हैं या ग्रेटर देन की रिलेशन लेते हैं, वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगी। कैसे? कि अगर 0 1 से बड़ा है छोटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 0 से भी छोटा है। मतलब 0 1 के साथ रिलेटेड है अगर ग्रेटर देन के हिसाब से, सॉरी लेस देन के हिसाब से, तो फिर 1 0 के साथ रिलेटेड नहीं है लेस देन के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसकी अगर आपसे कोई एग्जांपल सिमेट्रिक की पूछे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आसान सी एग्जांपल इक्वल टू के हिसाब से कि अगर ए बी के बराबर है, तो फिर बी को भी ए के बराबर होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी को भी ए के बराबर होना चाहिए हर सूरत, ठीक है ना। तो इसलिए इक्वल टू जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम और तरह की रिलेशन डिफाइन करना चाहें, जिस तरह सेट ऑफ इवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 2, हम ले लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 हम ले लेते हैं। तो अब देखें, आप एक तरह से हर इवन नंबर जो है वो 2 के साथ क्या है, डिविजिबल है। मतलब आप इवन 4 - 2 लेते हो या 2 - 4, वो दोनों क्या होते हैं, 2 पर डिवाइड होते हैं। या आप 6 - 4 लेते हो या 4 - 6 लेते हो, ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, 2 पर डिवाइड होते हैं। तो हर इवन नंबर क्या है वो 2 के साथ मतलब क्या है, रिलेटेड है एक तरह से, क्योंकि हर इवन नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होता है। तो हम कहें कि 2 इज रिलेटेड टू इवन नंबर या इवन नंबर इज रिलेटेड टू 2। यहाँ पर हमारे पास एक बात बनती है एक तरह से, ठीक है।
अब आते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। इसका मतलब देखें यही है, इसकी अगर आसान सी एक बात हम ये एक तरफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि देखें, फर्ज करें अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो फर्क आपका जो स्टूडेंट होगा वो भी एक तरह से मेरा ही स्टूडेंट होगा, तो मतलब आप मेरे स्टूडेंट और आपका स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट, तो ये भी एक तरह से अ टाइप ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे कहेंगे कि एक रिलेशन है वो सेट ए पर ट्रांजिटिव होगी अगर हम 3 पॉइंट्स ए बी सी ले लें, और अगर ए रिलेटेड है बी को, बी रिलेटेड है सी को, तो फिर सी को भी रिलेटेड, ए को भी रिलेटेड होना चाहिए सी पर। ए रिलेटेड है बी के पर, बी रिलेटेड है सी पर, तो ए को भी रिलेटेड होना चाहिए सी पर। ठीक हो गया ना जी? तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की मिसाल है। इस ये अब एक तरह से लेस देन की अगर केस है ना, अगर आप लेस देन वाली बात देते हैं तो वो फिर देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। क्यों? कि अगर अगर मैं ये कहता हूं, अगर ये मैं ये बोलूं कि ए छोटा है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ए छोटा है, फर्ज करें मैं चले ये बात आसान सी है तो मैं लिखता नहीं हूं, अगर मैं ये कहूं कि ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो फिर ऑब्वियस बात हो गई ना कि ए सी से छोटा है एक तरह से, ठीक है, या 3 भाई हैं, तीसरा भाई छोटा है दूसरे भाई से, दूसरा भाई छोटा है बड़े भाई से, तो तीसरा भाई भी क्या है, बड़े भाई से छोटा है ना हमारे पास। तो इसलिए लेस देन जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्योंकि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो फिर ए बी सी से छोटा होगा हमारे पास। तो मतलब क्या है कि अगर लेस देन क्लास से ए रिलेटेड है बी पर, बी रिलेटेड है सी पर, तो ए भी रिलेटेड है क्या, सी पर हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। इक्विवेलेंस रिलेशन से हमारे पास क्या मुराद है? तो एक रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, एक रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगी अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, और अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो। मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई करती है, तो फिर ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते होते हैं, ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस बोलते हैं। मतलब एक रिलेशन इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी भी रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, ट्रांजिटिव की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तीनों प्रॉपर्टीज अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई करती है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, ये असाइनमेंट तो नहीं है, ये से आसान से क्वेश्चन है, लेकिन चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप साबित करें कि अगर आप इक्वालिटी के लिए रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप इक्वल के हिसाब से सेट ऑफ इंटीजर्स पर अगर आप रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो रिलेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको हम चेक करने के लिए ऐसे करेंगे कि हम 3 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। वही बात कि अगर तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह से ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस है। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखें इक्वलिटी की बात है ना, अगर हम कोई इंटीजर ले लें तो लाजमी बात है कि हर इंटीजर अपने आप के बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए जो है वो अपने आप के साथ रिलेटेड है। ठीक है ना, तो मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड होती है। अब इसी तरह अगर सिमेट्रिक के लिए हम दो मुख्तलिफ इंटीजर ले लें, हम कहते हैं कि अगर ए रिलेटेड है बी के लिए, साबित करना ये होगा हमने कि बी भी रिलेटेड है ए के लिए। तो देखिए अगर ए रिलेटेड है बी के लिए तो इक्विवेलेंट के लिहाज से जो हम रिलेशन डिफाइन करते हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ए बी के बराबर है तो फिर बी को भी ए के बराबर होना चाहिए। और ऑब्वियस बात है अगर ए बी के बराबर है तो ऑब्वियस बात है बी भी ए के बराबर होगा। मतलब क्या है कि बी भी फिर ए के साथ क्या है, रिलेटेड है। और इसकी वजह क्या है कि इंटीजर है ना, इंटीजर तो क्या रियल नंबर भी हो, तो अगर एक रियल नंबर अपने आप के बराबर है, मतलब एक दो रियल नंबर है ए और बी, वैसे वैसे तो हम नंबर थ्योरी में सेट ऑफ इंटीजर को डिफाइन नहीं करते, लेकिन अगर हम मैं कहता हूं कि ए बी के बराबर है, एक रियल नंबर ए रियल नंबर बी के बराबर है, तो ऑब्वियस बात है कि रियल नंबर बी भी रियल नंबर ए के बराबर है। यहां पर तो बात इंटीजर्स की हो रही है, तो इसलिए अगर इंटीजर ए इंटीजर बी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि
ए जो है इंटीजर ए इंटीजर बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इंटीजर बी भी इंटीजर ए के बराबर है, मतलब बी भी रिलेटेड है ए पर। तो मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली होल्ड हो रही है। फिर हम आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पर, मतलब 3 पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी सी और फर्ज करते हैं कि ए रिलेटेड है बी पर और बी रिलेटेड है सी पर। साबित हमने ये करना है कि ए रिलेटेड है सी के लिए। तो जब ए रिलेटेड है बी पर तो मतलब ये है कि ए बी के बराबर है, बी रिलेटेड है सी पर तो मतलब ये है कि बी सी के बराबर है। ठीक है, ए रिलेटेड है बी पर मतलब ए बी के बराबर है, और बी रिलेटेड है सी के मतलब बी सी के बराबर है। तो जब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो कॉमन सेंस की बात है कि ए बी सी के बराबर होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है इक्वालिटी की अंडर फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। मतलब इक्वालिटी के लिहाज से जो हमने रिलेशन डिफाइन की सेट ऑफ इंटीजर पर, वो तीनों प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि रिलेशन जो है वो इक्वालिटी की सेट ऑफ इंटीजर पर इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारे पास। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। इसी तरह अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मतलब फर्ज करें हमने एक ले लिया कि ए आर जो है वो रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइंड बाय ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो आर हमने एक रिलेशन है इस तरह से डिफाइन किया है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ द इंटीजर 2 का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, 2 का मतलब यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रखिए कि 2 का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी मतलब नंबर 2 का मतलब क्वांटिटी नहीं है, बल्कि 2 का मतलब है नंबर 2। ठीक है, क्वांटिटी मतलब नहीं है। तो अगर ए रिलेटेड टू बी होगा, अगर ए और बी के डिफरेंस को 2 डिवाइड करे, मतलब ये है कि जब ए माइनस बी, जब हमारे पास ए माइनस बी डिवाइड हो टू पर, जब a माइनस बी डिवाइड हो 2 पर, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए। जब ये याद रखें नंबर थ्योरी में जो हम बोलते हैं ना कि a b को डिवाइड करता है, तो मतलब ये है कि b जब a पर डिवाइड होता है तो फिर रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पर जो कहा रहा है ना कि 2a माइनस बी को डिवाइड करता है, मतलब ये है कि a माइनस बी जो है जब 2 पर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब फर्ज करें जिस तरह 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 2 5 को डिवाइड नहीं करता ना हमारे पास, क्यों नहीं करता, क्योंकि जब 5 2 पर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर जो है वो 1 आता है, 0 नहीं आता। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 5 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करता है, क्योंकि जो भी इवन नंबर आप 2 पर डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो अब देखें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है इंटीजर्स नंबर पर, इस तरह से डिफाइन किया है कि ए रिलेटेड होगा बी पर अगर 2 जो है वो ए और माइनस बी के ए माइनस बी को क्या करे, डिवाइड करे। मतलब ए माइनस बी 2 पर जब डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमने ये साबित करना है कि ये रिलेशन हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस है सेट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है, वही बात, इसके लिए हम 3 प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पॉइंट ए हम सेट ऑफ इंटीजर से ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो अब एक ही पॉइंट होता है रिफ्लेक्सिव में, तो ए माइनस ए किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है ना, और 0 2 से पर डिविजिबल होता है, बिकॉज 0 डिवाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू 0। वो तो 2 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइन है ना, लेकिन 0 जो है 0 डिवाइड बाय 2 जो है वो इक्वल टू 0 है। 0 जब 2 पर डिवाइड होता है तो वो इक्वल टू 0 आता है। वो तो जब 2 को आप 0 पर डिवाइड करेंगे वो तब अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। तो इसलिए जब आप एक इंटीजर लोगे उसको अपने आप के साथ माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 हमारे पास 2 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि ए रिलेटेड टू है ए पर है, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होती है इस केस में। लेकिन अगर हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करें तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम दो मुख्तलिफ इंटीजर लेते हैं, मतलब ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ये है कि हमने साबित ये करना है कि बी इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, हमने फर्ज कर लिया कि ए रिलेटेड है बी पर, साबित हमने ये करना है कि बी रिलेटेड है ए पर। तो ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या है कि तू जो है वो ए माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है। लेकिन जब तू ए माइनस बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो तू लाजमी बात है कि वो बी माइनस ए के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको चले वर्ड पर करने की कोशिश करता हूँ, आसान सी बात है। देखें फर्ज करें मैं ले लेता हूँ, वर्ड फाइल मेरे पास ओपन हो जाए। अच्छा, 4 माइनस 2 ये डिवाइड होता है 2 पर, क्योंकि 4 माइनस 2 किसके बराबर, 2 के डिवाइड बराबर है, तो रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन मैं अगर ले लेता हूँ 2 माइनस 4,
2 माइनस 4, तो इससे एक्चुअली -2 ही आता है ना, -2/2। तो इससे भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो तो 0 आएगा, क्योंकि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि -2 आता है, तो -1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो -2 आ जाता है, तो रिमाइंडर तो फिर भी 0 आता है, मतलब एक तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए ए रिलेटेड टू बी है, मतलब A2 जो है वो A माइनस बी डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो 2 B माइनस A को भी डिवाइड करेगा, मतलब B भी रिलेटेड होगा A को, ठीक है ना। ये भी आसान सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि आया अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तो क्या A भी रिलेटेड होगा C पर, ये हमने अब चेक करना है कि A रिलेटेड है C पर। तो देखें, जब A रिलेटेड है B पर तो ऑब्वियसली 2 जो है वो A माइनस बी को डिवाइड करेगा, B रिलेटेड है C पर तो ऑब्वियसली 2 जो है वो B माइनस C को डिवाइड करेगा। अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है और A जो है वो C को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स A जो है वो B प्लस C को भी डिवाइड करेगा। ये नंबर थ्योरी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, शायद कुछ अगले लेक्चर में ये बात हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि अगर एक इंटीजर A, अच्छा ये एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि चूंकि ये नंबर थ्योरी है, तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि A डिवाइड बाई B, मतलब कि इट इज एक्चुअली A बाई B, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि B बाय A। जब आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आता है ना A बाई B, देन दिस इज एक्चुअली B डिवाइडेड बाय A, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। मतलब A बाई B, इसका मतलब A डिवाइड B, इसका मतलब ये है कि जब B डिवाइड होता है A पर, या A डिवाइड करता है B को, ठीक है ना, तो A डिवाइड बाई B इसका मतलब क्या है, B बाई A, इट डजंट मीन्स A बाई B, ठीक है। A डिवाइड B इट मीन्स B बाई A, ठीक है। ये बात बहुत गौर से याद रखनी है, ठीक है। तो जब B डिवाइड करता है A को और A डिवाइड करता है C को, सॉरी A डिवाइड करता है B को और A डिवाइड करता है C को, तो आगे अब एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि A डिवाइड करेगा B प्लस C को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 डिवाइड करता है A माइनस B को, 2 डिवाइड करता है B माइनस C को, तो 2 इन दोनों के सम को भी बराबर करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये है कि 2 डिवाइड करता है A माइनस B को, 2 डिवाइड करता है B माइनस C को, तो फिर 2 जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, और इन दोनों का जो सम है वो एक्चुअली A माइनस C के बराबर है, क्योंकि A माइनस B और B माइनस C को जब आप जमा करते हैं तो B V आपस में क्या होते हैं, कैंसल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब 2 डिवाइड करता है A माइनस B को, 2 डिवाइड करता है B माइनस C को, तो फिर 2 जो है वो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करता है, मतलब 2A माइनस C को भी डिवाइड करता है। और जब 2A माइनस C को डिवाइड करता है, इट मीन्स कि A इज रिलेटेड टू C, मतलब ये जो मतलब क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। मतलब क्या है कि इस रिलेशन में हमारे पास ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि पार्टीशन एंड पार्टीशन सेट्स। पार्टीशन का मतलब ये है, देखें अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है A, तो हम उस सेट को n ऐसे सेट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब सेट A को हम A1 A2 A3 AN ऐसे सेट्स में डिवाइड करते हैं जो कि नॉन एम्प्टी भी होते हैं, मतलब ये सारे n सेट्स जो है वो नॉन एम्प्टी हैं। ये पार्टीशन कब कहलाते हैं, ये हमारे पास पार्टीशन तब कहलाएंगे अगर इन सारे सेट्स का यूनियन सेट A के बराबर हो, ठीक है, और इन सेट्स का आपस में जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो, एम्प्टी हो। मतलब ये सेट्स आपस में क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। डिसजॉइंट मतलब ये कि इनका आपस में इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो ये सेट A1 सेट A2 सेट A3 सेट AN, ये हमारे पास सेट A के लिए पार्टीशन बनाएंगे अगर इन सब का यूनियन सेट A के बराबर हो और इन सबका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो हमारे पास, तो फिर ये क्या कहलाई जाएंगे, पार्टीशन कहलाई जाएंगे। और इन सेट्स A1 A2 A3 AN का नॉन एम्प्टी होना भी जरूरी है, ये भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्टीशन कहलाएगी, A1 A2 A3 AN ये हमारे पास पार्टीशन कहलाएगी, और इन सारे सेट्स को हम क्या बोलते होते हैं, पार्टीशन सेट्स बोलते होते हैं, ठीक है। इसका आसान सा मतलब ये है कि फर्ज करें अगर आप एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का सेट ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब एक तरह से ये हुआ कि आप चलें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट ले लें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए अगर आप पार्टीशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए पार्टीशन क्या है,
इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए पार्टीशन है, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर और ऑड नंबर नेचुरल का अगर आप यूनियन लो तो उससे हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं और इनका आपस में इंटरसेक्शन भी क्या होता है, एम्प्टी होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन की मिसाल है। ठीक है, बस आज के लिए बच्चे इतना ही काफी है। इंशाल्लाह फिर आगे हम इक्विवेलेंस क्लास से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।